जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आइए मेरे भाई, आप सभी बिहार पुलिस की तैयारी करने वाले जितने भी छात्र हैं, आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं आपका क्वेश्चन बैंक वाला प्रैक्टिस सेट पहला। ठीक है, हम आप सभी से पूछे थे कि प्रैक्टिस सेट किधर से शुरुआत करना है। 2025 वाला पहले करा दें, 2025, 24, 23 इस प्रकार से लेकर चलना है, या फिर 2010 वाला स्टार्ट करें। तो कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर 2010 वाला से ही स्टार्ट करिए ना, तो 2010 वाला से ही करेंगे। और ये जो है रुक्मणी पब्लिकेशन वाला बुक है, जैसा कि आप सभी को बता ही दिए हैं शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। और एक बुक और है मेरे पास, यूनिक पब्लिकेशन वाला। इसमें क्या है कि कुछ प्रैक्टिस सेट इसमें मिसिंग है, ठीक है ना। जैसे 2010 वाला तो सब दे रखा है, 2012 वाला या 14 वाला कोई जैसे प्रथम शिफ्ट वाला पूछा गया है, दूसरा शिफ्ट का नहीं दिया गया है इसमें। तो उस प्रकार से जो भी होगा सारा हम यूनिक पब्लिकेशन से भी और इसमें से भी दोनों मिला करके आपको पूरा करा देंगे। मतलब दोनों बुक से हम क्वेश्चन बैंक आपका क्लियर करवा देंगे, ठीक है ना। वो देखते हैं इसमें जो मिसिंग रहेगा वो उस बुक से करा देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं CBSE का ये प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर है, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा। ये आप देख सकते हैं, है ना। किस तिथि को हुआ ये एग्जाम? 14/4/2010 वाला है, ठीक है। बेस्ड ऑन मेमोरी सेट 1। चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट से। और पहला ही क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है कि नदी शब्द का पुल्लिंग रूप बताइए क्या हो जाएगा। नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या होगा? तो कहेंगे सर नदी शब्द का पुल्लिंग रूप नद होता है। क्या होता है? नद। ऑप्शन होगा आपका ए करेक्ट है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर आइए। हाथों हाथ, इसमें कौन सा समास है बताइए। हाथों हाथ, कहेंगे सर इसमें है अव्ययी भाव समास। हाथों हाथ कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है जलज शब्द का अर्थ बताइए। जलज शब्द का क्या अर्थ होगा? तो इसका मतलब होता है जल में जन्म लेने वाला, है ना। तो आंसर ए हो जाएगा, जल में जन्म लेने वाला जलज कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। एला, गुलाब, बादल और घर दे रखा है। इसमें तत्सम शब्द बताइए कौन सा है। तो तत्सम माने होता है संस्कृत वाला शब्द, तो कौन सा हो जाएगा? कहेंगे सर एला शब्द जो है ये संस्कृत का शब्द है, यानी ये तत्सम शब्द है, बाकी सब तद्भव है। अगले क्वेश्चन पर आइए। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची है बताइएगा। मोर जो पक्षी होता है ना, उसका पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। तो भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सिखी, ठीक है। मोर का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? वैसे मयूर वगैरह ये सब तो होता ही है, सिखी भी इसी का पर्यायवाची होता है, याद रखना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन यहीं पर देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में तद्भव शब्द का चयन कीजिए। अब यहाँ पर तद्भव शब्द पूछ रहा है, बताइएगा, यानी हिंदी का शब्द। मर्म, बक, प्रलाप, मुंह, इनमें कौन सा तद्भव शब्द है? तो भाई करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये है तद्भव शब्द। बाकी प्रलाप जो बक है या मर्म है, ये सब जितने भी हैं सब के सब संस्कृत के शब्द हैं, यानी ये तत्सम शब्द है। तो मुंह कौन सा हो जाएगा? कहेंगे सर तद्भव शब्द है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक रहेगा ना। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, चलिएगा। कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। नग, नग का पर्यायवाची क्या होगा? तो भाई करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, पर्वत। नग माने क्या होता है? पर्वत होता है ना। नग इस प्रकार से होता है, नग, पर्वत, पहाड़, भूधर, इस प्रकार से इसका पर्यायवाची। पहाड़ भी बोलेगा, भूधर बोलेगा, तो ये सब पर्वत के ही पर्यायवाची शब्द होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे निम्नलिखित विकल्पों में अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। अतुल का समानार्थी शब्द यहाँ पर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, कहेंगे सर अद्वितीय। अतुल माने क्या हो गया? अद्वितीय। सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित विकल्पों में ज्येष्ठ, ज्येष्ठ शब्द का सही विलोम शब्द का चयन कीजिए। उल्टा बताना है, ज्येष्ठ का विलोम शब्द क्या होगा? तो भाई ऑप्शन ए है करेक्ट, कहेंगे सर ज्येष्ठ इसका उल्टा होता है कनिष्ठ, ठीक है ना। ए आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर वाला। कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कृपण शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा? विपरीतार्थक माने उल्टा शब्द, विलोम शब्द बोल सकते हैं। कृपण, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। कृपण का उल्टा क्या हो जाता है? कहेंगे सर दाता, ठीक है। कृपण का विपरीतार्थक क्या हो जाएगा? दाता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। करें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है? कमल का पर्यायवाची बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कहेंगे सर अरविंद। ये क्या हो जाएगा? कमल के पर्यायवाची शब्द, ठीक है ना। बाकी जलज भी होता है, यहाँ पर देखिए जलद लिखा हुआ, ये नहीं होगा, जलज होगा। जौ, लो, जो, जलज अगर रहता तब सही था। अगले क्वेश्चन पर ये इंग्लिश वाला है, तो देख लीजिएगा। इसका आंसर हम सिर्फ आपको बता देते हैं, क्योंकि इंग्लिश हम पढ़ाते नहीं हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा और इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक है।
आप सभी लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जहाँ पर भी इंग्लिश होगा आपको हम आंसर उसका बता देंगे। स्पेल्ड वर्ड यहाँ पर चुनने के लिए कह रहा है, बताइएगा। इसका आंसर आप सभी लोग ए होगा इसका आंसर, ठीक है ना। यदि आप सभी लोग सेट लगा रहे हैं तो लगा लीजिएगा, इसका भी आंसर ए हो जाएगा। ये रहा मैथ का क्वेश्चन। अब यहाँ पर मैथ भी सॉल्व कराना थोड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पर स्क्रीन है नहीं ना उतना बड़ा, तो यहाँ पर मैथ भी हम सॉल्व नहीं करा सकते हैं। तो इसका भी आपको मैथ जो होगा और इंग्लिश होगा इसका हम आपको आंसर बता देंगे, ठीक है ना। बाकी आप सभी लोग यदि प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो आंसर तो पता चलना चाहिए ना। तो डी होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। आप सभी लोग बना लीजिएगा ईमानदारी से। और यहाँ पर 17 का भी हम बता देते हैं, बी होगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है ना। एक एक करके हम रोक रोक के सबको हम बता देंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर कौन सा, कहेंगे सर डी हो जाएगा 135 डिग्री। अगला देखिएगा 3 बिंदु दे रखा है, वाई का मान पूछ रहा है। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला 20 वाला है, तो 20 का भी आंसर बी हो जाएगा, 26 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर। ये देखिए भिन्न का जोड़ एक तरह से बोल सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक पर भी बनता है, नॉर्मल भी बनता है, जिससे हिसाब से आपको आसान लगे बना लीजिएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी आएगा इसका, ठीक है। ये देखिए कार्य और समय से दे रखा है क्वेश्चन। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कहेंगे सर 22 और 14 हो जाएगा। निकाल करके आप सभी लोग देख लीजिएगा। जितने भी इसमें 2 4 10 इसमें मैथ भी पूछा जाता है, ईजी टू हार्ड हर प्रकार का पूछा जाता है, ठीक है ना। तो वो आप लोग बना लीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 24, ठीक है ना। यहाँ पर भी ये लोग वाला प्रश्न दे रखा है, करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर इसमें भी बी हो जाएगा, ठीक है। हम सब के आपको आंसर बता देते हैं। ये है प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होता है, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछा गया है। क्या होता है, कहेंगे सर n+1/2 होता है। डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब याद रखिएगा। अच्छा, अब आ गया हिस्ट्री का क्वेश्चन। तो चलिएगा यहाँ से कंटिन्यू वापस हम लोग करते हैं। पूछ रहा है कि वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन वित्त विभाग को लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था। इनमें कौन वित्त विभाग को लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था, बताइए। तो बी होगा करेक्ट आंसर, लियाकत अली खान। कौन हो जाएंगे, कहेंगे सर लियाकत अली खान। अगले क्वेश्चन पर आइए। निम्न में कौन सा बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे, बताइए। बौद्ध धर्म के महान संरक्षक इनमें कौन थे। तो भाई अशोक तो था, कहेंगे हाँ सर अशोक तो हो जाएगा। बाकी कनिष्क और हर्षवर्धन भी कम नहीं थे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3, ठीक है। महान शासक कौन हो जाएंगे, महान संरक्षक, शासक नहीं बोलेंगे सॉरी, संरक्षक, महान संरक्षक कौन हो जाएंगे, तो कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा 1, 2 और 3। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर आइए। देखिए यहाँ पर पूछ रहे हैं निम्नलिखित में से कौन रॉयल कमीशन ऑफ पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था। क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा तब जाकर जवाब दीजिएगा, इसमें नहीं बोला गया है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, कहेंगे सर ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया। देखिए क्या पूछ रहा है, दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था, बताइए कौन सा वो पत्रिका था। तो बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, इंडियन ओपिनियन। कौन सा हो जाएगा, कहेंगे सर इंडियन ओपिनियन। अगला क्वेश्चन देखिए। कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज किए बिना समानता होनी चाहिए। तो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन था, कहेंगे सर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कराची अधिवेशन 1931 वाला, ठीक है। कराची अधिवेशन 1931। अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर कह रहे हैं निम्न में से कौन सा सैंधव स्थल जो कि पंजाब में है, बताइए। सैंधव स्थल माने ये सिंधु सभ्यता वाला स्थल जो कि पंजाब में स्थित है, इनमें कौन सा। तो भाई करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, कहेंगे सर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। हड़प्पा, रहमान ढेरी, रायस सरायखेला और जलीलपुर। तो डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कह रहे महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था, बताइएगा। इन तीनों लोगों को जब फांसी दी गई थी तो उस समय भारत का वायसराय कौन था। बी होगा करेक्ट आंसर, लॉर्ड इरविन थे, है ना, लॉर्ड इरविन। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। ब्रह्म समाज के संस्थापक पूछ रहे हैं, बताइए। डी होगा करेक्ट आंसर, कौन हो जाएंगे, राजा राम मोहन राय। गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे, बताइएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कहेंगे सर लुम्बिनी में होता है। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ होता है, लुम्बिनी में। अगला क्वेश्चन देखिए। बुद्ध चरित का लेखक कौन था, बताइए। बहुत ही अच्छा ये सब क्वेश्चन है। बुद्ध चरित के लेखक कौन थे।
तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कहेंगे सर अश्वघोष। बुद्धचरित्र के लेखक कौन थे? अश्वघोष। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था? काफ़ी फेमस प्रश्न है, बताइए। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सी होगा करेक्ट आंसर, कहेंगे सर लोहा। ठीक है ना, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? कहेंगे सर फेमस क्वेश्चन ये सब, अलाउद्दीन खिलजी ने ये सब प्रथा स्टार्ट किया था। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सी होगा। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी भाई, बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वातापी। चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? कहेंगे सर वातापी थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था? बताइए, जैन धर्म को स्वीकार करके संन्यास ले लिया। कहेंगे सर बी होगा करेक्ट आंसर, चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? वापस कह रहे हैं, क्वेश्चन पूरा पढ़िएगा। सुमेलित नहीं कह रहा है, बताइए इनमें कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी वाला हो जाएगा, इलाहाबाद वीर कुंवर सिंह। ये गलत है। बाकी कानपुर से नाना साहब लड़े थे, झांसी से लक्ष्मीबाई लड़ी थी, ग्वालियर से तात्या टोपे, ये सब बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सुमेलित कौन सा नहीं है? कहेंगे सर ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ड्रेकन्सबर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? बताइए। ड्रेकन्सबर्ग, डर्ग बोल दिया था क्या? ड्रेकन्सबर्ग होगा। किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कहेंगे सर दक्षिण अफ्रीकी संघ का। अधिकतर भारतीय किस समूह में हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कहेंगे सर काकेशियन समूह में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइएगा, कह रहे कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाले क्षेत्र को क्या बोलते हैं? तो कहेंगे सर उसको हम लोग बोलते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, है ना। तो सी आपका आंसर होगा। समुद्र तट के सहारे कोहरे के निर्माण का क्या कारण है? साइंस का प्रश्न। तो ए होगा करेक्ट आंसर, अभिवहन। क्या हो जाएगा? कहेंगे सर अभिवहन। अगले क्वेश्चन पर आइए, हिमालय पर्वतमाला में उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दर्रों का सही अनुक्रम कौन सा हो जाएगा? उत्तर से दक्षिण यानी ऊपर से नीचे की ओर कह रहा है। उत्तर से दक्षिण इसी प्रकार होता है मैप में, तो बताइएगा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो कहेंगे सर यहाँ पर आंसर बी बिल्कुल सही है, चार्डिंग, सिल्की और मूलिंग दर्रा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? बताइए, गंगा की वह कौन सी सहायक नदी है जो इनमें उत्तर की ओर बह रही है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, कहेंगे सर सोन नदी हो जाएगा। सी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? शुष्क खेती। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, बाजरा। मतलब बालू वाले जगह पे कम पानी में भी हो जाता है, उसी को कहते हैं शुष्क खेती। तो सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहे निम्नलिखित नदी समूहों में से किस समूह की नदियां का उद्गम मानसरोवर झील के निकट है? बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर? कहेंगे सर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। अगला क्वेश्चन, उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी हुई पर्वत श्रेणियों में कौन सा क्रम सही है? फिर वापस से उत्तर से दक्षिण की ओर पूछ रहा है, यानी ऊपर से नीचे की ओर। यहाँ पर पर्वत श्रेणियों का क्रम पूछ रहा है, कौन सा सही है? तो सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोन पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी और रामगढ़ पर्वत श्रेणी। तो सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूरी तक है? बेसिकली क्वेश्चन का कहने का ये मतलब है कि जो संलग्न क्षेत्र है ये कितने किलोमीटर के बाद पड़ता है, यानी संलग्न क्षेत्र का एरिया कितने किलोमीटर का है। और किलोमीटर ना बोल के हम क्या बोलेंगे, समुद्री मील, नॉटिकल मील बोलते हैं, क्योंकि जो समुद्र का दूरी होता है वो नॉटिकल मील में मापा जाता है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, संलग्न क्षेत्र का बोला जाए तो 200 नॉटिकल मील होता है। बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा निम्नलिखित राष्ट्रीय मार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? किसकी सबसे अधिक लंबाई होगी? तो भाई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलकाता से हजीरा। कोलकाता से हजीरा, देखिए ये हजारी नहीं है, झारखंड वाला हजारी नहीं समझिएगा, कोलकाता से हजीरा हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए, ज्योग्राफी पूछ रहा है कि भारत का देशांतरी विस्तार बताइए भाई क्या है?
भारत का देशांतरी विस्तार कहेंगे सर 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। ये बिल्कुल करेक्ट है, तो कहेंगे ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है कि लक्षद्वीप पर्वत में परवाल द्वीपों की संख्या कितनी है, बताइए। लक्षद्वीप समूह में परवाल द्वीपों की संख्या कितनी है, तो कहेंगे सर ऑप्शन सी होगा करेक्ट, 12 परवाल द्वीप हैं लक्षद्वीप में। परवाल द्वीप की संख्या पूछ रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहीं पर देखिए, कह रहे हैं निम्न द्वीपों में अरब सागर में स्थित द्वीप कौन सा नहीं है। अरब सागर में स्थित वो नहीं है, कौन सा वो द्वीप है। तो एक से अधिक का आपको यहाँ पर चुनाव करना है। करेक्ट आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर सी सही है, 1 और 4 यानी श्रीहरिकोटा। अब ये तो आंध्र प्रदेश में पड़ता है, तो ये कहाँ से होगा, अरब सागर में है ना। अरब सागर इधर पश्चिम वाले एरिया में पड़ता है, तो श्रीहरिकोटा और हो जाएगा यहाँ पर ट्रिंकेट, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है, बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, कहेंगे सर लूनी नदी। लूनी नदी ये कच्छ की रण में जाकर गुजरात में खत्म हो जाती है, लुप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है। तो बच्चे को पता होना चाहिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा। कहेंगे सर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, BR अम्बेडकर को आधुनिक मनु कहा जाता है, संविधान निर्माता, है ना। ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है, बताइए। हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है। तो सी होगा इसका करेक्ट आंसर, राज्यपाल हो जाएगा, है ना। कौन होंगे, कहेंगे सर राज्यपाल। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कह रहे हैं हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है। नकारात्मक, सकारात्मक, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो भाई इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों, ठीक है। नकारात्मक भी है और सकारात्मक भी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत में नागरिकता संबंधी विधान बनाने का प्राधिकरण प्राप्त है, यानी कि नागरिकता संबंधी कानून कौन बनाते हैं। संसद, लोकसभा, राज्यसभा या विधान मंडल, राज्य के विधान मंडल, कौन हो जाएंगे करेक्ट आंसर। तो भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कहेंगे सर सांसद के पास ये कानून है, सांसद। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या पूछ रहा है, कहते हैं हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन उपबंधित है, बताइए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कहेंगे सर अनुच्छेद 48 का को हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कह रहा है भारतीय संविधान की सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लिखित है, बताइए। सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में मिलता है। तो सी होगा करेक्ट आंसर, कहेंगे सर अनुच्छेद 326 326 में, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, सही है। इसने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय या फिर संविधान की आत्मा कहा है, बताइए। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, कहेंगे सर अनुच्छेद 32 को कहा है। किसको कहा है, अनुच्छेद 32 को। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है। राइट आंसर क्या होगा, कहेंगे सर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, अनुच्छेद 13, 251 तथा 254 से, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भारत के जो महान न्यायवादी होते हैं यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, इसकी नियुक्ति कौन करता है, बताइए। भारत के जो महान न्यायवादी होते हैं इसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो कहेंगे सर राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है। तो कौन करेंगे इसकी नियुक्ति, राष्ट्रपति, सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री पूछ रहे, बताइए। मैंने भारत जब स्वतंत्र हो जाता है तब पूछ रहे हैं स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे। तो राइट आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर सी हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो जाएंगे, है ना। कानून मंत्री यही बनाए गए थे, तो सी आपका आंसर होगा। भारत एक संघ राज्य है या गणतंत्र राज्य है या राज्यों का संघ है या एकात्मक है। देखिए संविधान में ये लिखा हुआ है भाग 1 में ही, भारत एक क्या है, राज्यों का संघ है, ठीक है। क्या बोलेंगे, सबसे सटीक आंसर सी वाला होगा, भारत एक क्या है, राज्यों का संघ है, तो सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। अच्छा राज्यपाल की पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, कहेंगे सर राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी रहेगा।
तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, कहेंगे सर जी पीएम वगैरह के अधीन आता है तो लोकसभा हम बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? भाई इजी क्वेश्चन है ये, बिल्कुल कौन सा होगा आंसर, कहेंगे सर ऑप्शन सी है 5 वर्ष का। बच्चा वाला क्वेश्चन है अब तो। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, कहता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए? अच्छे से आप सभी को पता होगा कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे, तो कहेंगे सर समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, यानी कि राष्ट्र की अखंडता। तो ये 3 शब्द जोड़े गए थे सर, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, साइंस का है, कह रहा है रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर बालक क्या हो सकता है? उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या प्लेटफॉर्म पर गाड़ी से दूर जाकर गिरेगा, या गाड़ी की ओर झुक जाएगा यानी गिर सकता है, या गाड़ी की ओर उससे दूर गिर सकता है, गाड़ी की ओर या उससे दूर गिर सकता है, जो गाड़ी की चाल पर निर्भर करता है कि उससे दूर गिरेगा या नज़दीक गिरेगा। तो देखिए गाड़ी धीमी रहे या फिर तेज रहे, कह रहे हैं ना बालक के सामने तेज गति से गाड़ी निकलने से। देखिए गाड़ी धीमी रहे या फिर तेज रहे, आंसर तो कौन सा होगा, कहेंगे सर सी हो जाएगा, गाड़ी की ओर झुक जाएगा, है ना, क्योंकि उसका प्रेशर ही उतना होता है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई नॉर्मल गाड़ी है नहीं, रेलगाड़ी की वजह से भी बात हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है टेलीविज़न के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त हो पाते हैं, क्या वजह है टेलीविज़न का? तो क्या होगा आंसर, कहेंगे सर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां पर नहीं पहुंच पाता है, तो डी आपका सही जवाब होगा। वर्षा की बूंद गोल होने का कारण, इजी क्वेश्चन, कहेंगे सर सरफेस टेंशन, जल का पृष्ठ तनाव के वजह से होता है। अगला क्वेश्चन, जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के डैश से इंद्रधनुष बनता है, बताइए तो क्या होगा इसका आंसर? बिल्कुल, जो भी मेरे भाई अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन लगा रहे हैं आप सही है। करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, कहेंगे सर ऑप्शन डी सही है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए, बताइए। कोई व्यक्ति अपना पूरा जो है ना छवि देखना चाहता है आईने में, तो उस आईने का समतल दर्पण नॉर्मली यूज होता है, तो समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई कितनी होनी चाहिए, वही ये पूछ रहे हैं। तो क्या होगा आंसर, कहेंगे सर ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। याद रखिएगा लंबाई यानी आधी होनी चाहिए, व्यक्ति का जो लंबाई है ना उससे आधा का आईना होना चाहिए, आधे का होना चाहिए, याद रखिएगा, ठीक है ना। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यदि आधे का रहे तो उसका पूरा छवि उसमें दिख जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुक्रमानुपाती में है, सही है, किसके अनुक्रमानुपाती में है? स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुक्रमानुपाती होगा? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कहेंगे सर ऑप्शन यहाँ पर सी बिल्कुल सही है, गिरने के समय का वर्ग, यानी कि समय के वर्ग के समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती आप बोल सकते हैं, सी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर देखिएगा, एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व की ओर तथा फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, उसके विस्थापन का परिमाण क्या हो जाएगा? विस्थापन पूछ रहा है, 8 किलोमीटर पूरब की ओर गया, इस प्रकार से 8 किलोमीटर पूरब गया और फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो विस्थापन माने दिखाता है कि न्यूनतम दूरी होना चाहिए, ये वाला भी कर्व निकालने के लिए बोल रहा है। तो मैथ का सवाल है, नॉर्मल निकल जाएगा ये, है ना, ये कर्व स्क्वायर वाला फार्मूला लगा दीजिएगा, बन जाएगा। तो कहेंगे सर 8 का स्क्वायर लगा देंगे और 6 का सर स्क्वायर कर दीजिए ना, बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा, कहेंगे सर 8 8 64, अच्छा के 36 जोड़ दीजिए, 64 36 कितना हो गया 100, 100 का जब वर्ग निकालिएगा कितना निकलेगा, तो 10 ही निकलेगा जी। तो 10 किलोमीटर नहीं होगा, कहेंगे हाँ सर बिल्कुल सही है। तो ए यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, सिंपल था ये सब क्वेश्चन, मैथ के रूप में एक तरह से बन जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन, दो वस्तुओं के द्रव्यमान का अनुपात इतना है, आयतन समानता उसके घनत्व का अनुपात। अच्छा ये मैथ का क्वेश्चन है, बना लीजिएगा, ठीक ना, ये भी इजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। अनुपात समानुपात तो सबसे इजी चैप्टर होता है। क्या होगा इसका आंसर, कहेंगे सर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1:4। हम आंसर बता दे रहे हैं, बना लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शक्ति यानी कि जो पावर होता है इसका मात्रक पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, कहेंगे सर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, वाट हो जाएगा। शक्ति यानी कि पावर का मात्रक क्या होता है, वाट होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? ध्वनि तरंग द्वारा, परावर्तन, अपवर्तन, ध्रुवन या विवर्तन। तो सबसे सटीक आंसर कौन सा होगा, कहेंगे सर जी ध्रुवन, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि सूरा से शुद्ध अल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है? सूरा से, देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, कहेंगे सर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। किस विधि के द्वारा, कहने प्रक्रम माने किस विधि के द्वारा?
तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आसवन विधि से। ठीक है, किस विधि से? आसवन विधि से। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध जो है इसमें खट्टापन आ जाता है, जिसका कारण निम्नलिखित में से किसका बन जाना है, यानी इसमें क्या पनप जाता है? पनप तो नहीं जाता है, बेसिकली निर्माण हो जाता है। पनपना तो बैक्टीरिया वगैरह पनप जाता है, पनप वाला भाषा यूज करेंगे, पनप नहीं बोलेंगे, सॉरी। यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि क्या चीज़ उसमें बन जाता है जिसकी वजह से दूध खट्टा हो जाता है। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें लैक्टिक अम्ल बन जाता है। और वैसे भी आप सभी को पता होगा दूध में लैक्टिक अम्ल मौजूद होता है ना, कम मात्रा में होता है, लेकिन जब खुले में छोड़ दिया जाए तो उसमें काफ़ी अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल बन जाता है ऑक्सीजन वगैरह के कॉन्टैक्ट में आने से। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस वजह से दूध क्या हो जाते हैं? खट्टे हो जाते हैं। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर पूछ रहे कांच के फ्लास्क में भरे द्रव के द्रव्यमान को गर्म करने पर क्या होगा? द्रव का घनत्व अपरिवर्तन यानी अपरिवर्तनीय रहेगा, या फिर द्रव के घनत्व बढ़ जाएगा। फ्लास्क में द्रव का तल संतुलन ही बढ़ना शुरू, माने धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा, या फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ नीचे गिरेगा, है ना, तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ करेगा। क्या होगा आंसर? सटीक जवाब इसका डी हो जाएगा। पहले क्या होगा? नीचे गिरेगा और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ना शुरू करेगा। डी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है? जो समुद्र का जल है उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कहेंगे सर जी उसमें NaCl पाया जाता है, जिसको हम लोग साधारण लवण यानी नमक बोलते हैं, NaCl, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप से निर्मित होती है किसके किसके मिश्रण से? प्रोड्यूसर गैस बी होगा करेक्ट आंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के मिलने से प्रोड्यूसर गैस बनती है। डोलोमाइट अयस्क है किस चीज़ का? बताइए, डोलोमाइट किसका अयस्क है? तो डोलोमाइट से क्या निकाला जाता है? कहेंगे सर ऑप्शन ए हो जाएगा, मैग्नीशियम निकाला जाता है, मैग्नीशियम। डोलोमाइट अयस्क है किसका? मैग्नीशियम का। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? बताइए, रासायनिक अभिक्रिया कौन सा नहीं है? तो लोहे में जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है। रासायनिक अभिक्रिया मतलब क्या सर? जंग, लोहे में जंग लग गया तो जंग से वापस लोहा शुद्ध नहीं हो सकता, उस प्रकार से नहीं हो सकता ना, पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था में नहीं आ सकता है, मतलब वो रासायनिक अभिक्रिया उसमें हो गया। पानी का भाप में बदलना, यही है सर, ये भौतिक अभिक्रिया है, यही होगा आंसर। बाकी दूध से दही बनना, दही से वापस दूध बन सकता है? नहीं बन सकता, ये रासायनिक अभिक्रिया है। कोयले का जलना, जल गया कोयला तो वापस कोयला नहीं बन सकता है, हाँ सर ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। लेकिन पानी यदि भाप में बदल गया तो भाप से वापस हम पानी बना सकते हैं भाई, इस प्रकार से हम, है ना, नॉर्मली जैसे मान लेते हैं इधर से बर्नर लगा हुआ है, पानी गर्म हो रहा है, इधर एक ढक्कन लगा दीजिए या कोई बर्तन लगा दीजिए, इसमें धीरे धीरे, है ना, बूंद बूंद करके गिरते रहेगा, गिरेगा वापस नीचे पानी ही बन जाएगा इस बर्तन में, तो ये बन सकता है। तो यही हो जाएगा आंसर, बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन यहीं पर देखिएगा, कह रहा है कि एक अम्लीय घोल का पीएच मान होता है, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो पता ही होगा आप सभी को, 7 से कम होता है ना, ये रहता है 7, और 7 से अधिक होगा तो इधर क्षारीय बोलेंगे सर, इधर अम्लीय बोलेंगे। तो 7 से कम रहेगा तो अम्लीय। तो यहाँ पर देखिए आंसर कौन सा हो जाएगा? 7 से कम, तो ये 7 से अधिक दिखा रहा है, ये तो बराबर दिखा रहा है, इनमें से कोई नहीं। आंसर कौन सा होगा? कहेंगे सर ए बिल्कुल सही है, यानी इधर रख दीजिए आप क्या? अम्लीय घोल, इधर रख दीजिए आप अम्लीय घोल, और इधर ये इस प्रकार से रख दीजिए, तो चिन्ह बिल्कुल सही है। 7 यहाँ पर बड़ा है और इससे छोटा इधर अम्लीय घोल दिख रहा है, तो अम्लीय घोल का पीएच मान क्या हो गया? 7 से कम हो गया, इस प्रकार से दिखाएंगे तो ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है, कहता है एक तत्व के समस्थानिक यानी कि आइसोटोप्स किस में भिन्न होते हैं? राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? कहेंगे सर सी बिल्कुल सही है, न्यूट्रॉन की संख्या में भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पूछ रहे भाई। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कहेंगे सर 0.03%, ए बिल्कुल सही है। द्विनाम पद्धति बताइएगा, बाय नॉमिनल नॉमिनिक्लेचर निम्नलिखित में से संबंधित है किससे? द्विनाम पद्धति। तो द्विनाम पद्धति का यूज हम लोग कहाँ करते हैं? तो कहेंगे सर जीव के वैज्ञानिक नामकरण जिसमें 2 शब्द होता है, जैसे कि होमोसेपियंस इंसान का द्विनाम पद्धति है, होमोसेपियंस पढ़े होंगे आप सभी लोग, होमोसेपियंस ये इंसान का, मानव का द्विनाम पद्धति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? बताइए, खनिज की कमी के कारण इनमें कौन सा पादप रोग हो जाता है? पादप रोग माने कि पौधों वगैरह में होने वाला रोग खनिज की कमी से होता है, तो कौन सा होगा आंसर? कहेंगे सर ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, चुकंदर में केंद्र विगलन रोग, हार्ट रोट जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, एक खनिज के कारण होता है, तो कहेंगे आंसर ए बिल्कुल सही है। लीवर वर्ट क्या है बताइएगा? लीवर वर्ट, तो लीवर वर्ट क्या है? आंसर होगा कौन सा? बिल्कुल कहेंगे सर बी यहाँ पर सही है,
ऐसा भूमि यानी कि ऐसा स्थलीय पादप जिसमें जड़, तना और पत्तियों में विभेदन यानी कि डिफरेंशिएशन नहीं होता है। ठीक है, जड़, तना और पत्ती में कोई विभेदन नहीं होता है, उसी को हम लोग लीवरवर्ट बोलते हैं। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। पैंक्रियाज मेढक में पाई जाती है, बताइएगा। पैंक्रियाज ग्रंथि जो है ये मेढक में कहाँ पाई जाती है? तो राइट आंसर कौन सा होगा? कहेंगे सर ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, सॉरी सी हो जाएगा ना इसका आंसर, यानी कि अमाशय तथा डेड्यूनम के बीच में पाया जाता है। तो कहेंगे सर ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा। मेढक के हृदय में मेढक के हृदय के निम्नलिखित भाग होते हैं, यानी हृदय का कितना भाग होता है मेढक का? तो ए होगा इसका आंसर। कहेंगे सर जी 2 अलिंद और 1 निलय होता है, टोटली 3 भाग होते हैं। अगला कह रहा है एंडोसिस्टम पाया जाता है, राइट आंसर कौन सा होगा? कहेंगे सर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, हड्डियों के आंतरिक भाग में पाया जाता है, हड्डियों के अंदर वाले भाग में। बी करेक्ट आंसर होगा। पेशी ऊतक की उत्पत्ति होती है, पेशी ऊतक की जो उत्पत्ति होती है वो मेसोडर्म कोशिका से या कोशा से होती है। तो कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर करें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका यानी कि एनिमल सेल से पहचाना जा सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। कहेंगे सर कोशिका भित्ति से पहचाना जा सकता है। ग्रेना निम्नलिखित किसका घटक है? ग्रेना किसका घटक है? ए हो जाएगा आंसर, हरित लवक के एक भाग है ग्रेना। ठीक है, या ग्रेनम भी बोलते हैं कई बार, ग्रेना ना बोल करके क्या बोलेंगे, ग्रेनम भी बोल सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन यहीं पर देखिएगा, पूछ रहे कि कैल्सीभूत उपास्थि यानी कि कार्टिलेज पाई जाती है, कैल्सीफाइड कार्टिलेज पाई जाती है कहाँ पर? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सुप्रा स्कैपुला में पाया जाता है। तो कहेंगे सर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो अब आप सभी लोग बताइएगा, क्लास एंड हुआ, 100 में से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ कमेंट करके बताइएगा, यदि आप सभी लोग प्रैक्टिस सेट लगाए हैं। ठीक है, वैसे है तो ये आपका प्रीवियस ईयर वाला, लेकिन प्रैक्टिस सेट के रूप में लगा सकते हैं आप सभी लोग, और भी अच्छी बात है ना। बाकी याद भी करिएगा, जितने भी क्वेश्चन का आंसर आप सभी को बताएं कि करके रट लीजिएगा सारा प्रश्न, क्योंकि कई बार क्या होता है कि सेम क्वेश्चन उठा करके पूछ देता है। अब 2010 से सोच सकते हैं, आपको 2010 से करा रहे हैं और 2025 तक अभी तक आपको कराने वाले हैं, तो सोच सकते हैं इस 15 साल में कितना क्वेश्चन पूछा गया होगा। तो इनमें से कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो रिपीट हो जाते हैं, है ना। तो जितना आपसे हो सके मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप जो है याद रखिएगा, ठीक है ना। और इसके लिए एक प्लेलिस्ट बना देंगे हम, अलग सा प्लेलिस्ट, और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल देंगे, ठीक ना। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा फ्री में, वहाँ पर आप सभी को PDF मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।